हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हमारी सेकंड क्लास है और इस क्लास का टॉपिक रहने वाला है न्यूक्लिक एसिड और डीएनए। इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पीडीएफ बनाई है न्यूक्लिक एसिड और डीएनए की। ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि आज ये जो टॉपिक है इसमें जो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो अच्छे से क्लियर और याद होने चाहिए। तो इसके लिए आपको मतलब जितने भी टॉपिक्स हैं वो अच्छे से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, इसी में देख लें या फिर आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में सबसे पहले जो है मिस्टर ने देखा था। बस कोशिकाएं होती हैं, उनके केंद्रक में इसे देखा था और न्यूक्लिन नाम दिया था। न्यूक्लिक एसिड बाद में जो नाम पड़ा वो एल्टमैन ने दिया था। तो मिस्टर ने खोज की थी और एल्टमैन ने इसका नाम दिया था। और मिस्टर ने जो नाम दिया था वो था न्यूक्लिन। और न्यूक्लियोटाइड होता क्या है। न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन क्षारक, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप जब आपस में जुड़ते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनती है उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। एक और नाम भी आता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड दोनों अलग होते हैं। जब इसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं रहता है, यानी केवल नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर ओनली रहते हैं, तो उसे न्यूक्लियोसाइड बोल देते हैं। और जब इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है तब इसे न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड सॉरी नाइट्रोजन बेस होते हैं जो नाइट्रोजन क्षार, वो टू टाइप के होते हैं, पिरिमिडिन और प्यूरिन। पिरिमिडिन तीन प्रकार के होते हैं, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। थायमिन डीएनए में होता है, यूरेसिल आरएनए में होता है। तो ये तो पता ही है, डीएनए के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं ये तो सभी को आती हैं। तो इसकी जो पिरिमिडिन की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें जैसे कि देख ही रहे हैं आप कि दो नाइट्रोजन और चार कार्बन होते हैं। ये बेंजीन रिंग होती है, इसमें दो नाइट्रोजन पार्ट होते हैं और चार इसमें कार्बन होते हैं पिरिमिडिन रिंग में। इसी तरीके से साइटोसिन, यूरेसिल और जो थायमिन होते हैं उनमें भी सेम होता है, दो नाइट्रोजन और चार कार्बन होते हैं। इसे पायरिमिडिन रिंग बोलते हैं। और जो सेकंड प्यूरिन होता है, प्यूरिन में एडिनिन और गुआनिन होते हैं। इसमें दो रिंग आपस में जुड़ी हुई पाई जाती हैं, जबकि पिरिमिडिन में ओनली एक ही रिंग थी। तो इसमें एक तो वही रिंग जो कि पिरिमिडिन में पाई जाती है जिसमें दो नाइट्रोजन और चार कार्बन होते हैं। इसके अलावा जो सेकंड रिंग होती है उसमें तीन कार्बन और दो नाइट्रोजन जुड़े रहते हैं। और इस रिंग को ये प्यूरिन बनाती हैं, दोनों रिंग आपस में मिलकर के पिरिमिडिन। और जो दूसरी रिंग होती है ये वाली रिंग, इसे इमिडाजोल वाले बोलते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है। दो नाइट्रोजन और तीन कार्बन मिलकर के इमिडाजोल और ये पायरिमिडिन दोनों मिलकर के प्यूरिन बनाते हैं। ठीक है। तो प्यूरिन दो होते हैं, एडिनिन और ग्वानिन। ये एडिनिन और ये ग्वानिन। इसके बाद पेंटोज शुगर देख लेते हैं। पेंटोज शुगर राइबोज, डीऑक्सी राइबोज टू टाइप की होती है। डीएनए और जो आरएनए होता है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर पाई जाती है और आरएनए में राइबोज शुगर। और ये तो पता ही है कि इसका नाम डीऑक्सी, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन जो होता है वो कम होता है, इसलिए इसे डीऑक्सी राइबोज, जो कि यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये वाला समूह है, इसमें यहाँ पे ऑक्सीजन है जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन हटा हुआ है, इस कारण इसका नाम डीऑक्सी राइबोज है। इसके बाद हम जो न्यूक्लियोटाइड बनता है, तो जब पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और जो ये अपना नाइट्रोजन बेस होता है, जब ये तीनों मिलते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और कौन से बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, तो पायरिमिडिन में प्रथम स्थान का जो नाइट्रोजन होता है वो शुगर के साथ बॉन्ड बनाता है, यानी पेंटोज शुगर के साथ, जबकि प्यूरिन में 9वें स्थान का नाइट्रोजन शर्करा के साथ जुड़ता है। तो ये पहले स्थान का कार्बन है, ये शुगर के साथ बॉन्ड बनाता है पिरिमिडिन में, जबकि यहाँ पे जो 9वें स्थान का नाइट्रोजन है, ये वाला नाइट्रोजन, ये पेंटोज शुगर के साथ जुड़ता है। और पिरिमिडिन में ये वाला नाइट्रोजन, यानी कि पहला जो नाइट्रोजन होता है वो पेंटोज शुगर के साथ बॉन्ड बनाता है। और फॉस्फेट शर्करा के 5वें कार्बन परमाणु से एस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़कर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। और जो फॉस्फेट होता है वो शर्करा के 5वें कार्बन से, तो ये हमारी शर्करा है, एक सेकंड, ये शर्करा है और इसमें यहाँ पे पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये 4 नंबर और ये 5 नंबर, ये जो यहाँ पे CH2OH लिखा हुआ है,
ये 5 नंबर कार्बन है, तो यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। और जैसा कि हमने देखा जो पहला था, पहला नाइट्रोजन पिरिमिडिन में जुड़ता है और नवा नाइट्रोजन प्यूरिन में जुड़ता है। और डीऑक्सीराइबोज का जो 5वां कार्बन होता है वो फॉस्फेट शर्करा से जुड़ करके एस्टर बॉन्ड के द्वारा न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। आगे इसकी पूरी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है, जब इसमें आप साफ साफ देख भी सकते हैं कि जब ये जुड़ा हुआ है, ये हमारा नाइट्रोजन बेस है और ये हमारी शुगर है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो जब ये दोनों जुड़ते हैं तो इसका नाम है न्यूक्लियोसाइड। और जब इसमें फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड हो जाता है, यानी फॉस्फेट ग्रुप जब जुड़ जाता है शुगर से, तो इससे पूरी स्ट्रक्चर को जो है न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ये नवा कार्बन है, यहाँ से शुगर्स के साथ ये बॉन्ड बनाता है और इस साइड से फॉस्फेट ग्रुप जो है वो 5वें कार्बन के साथ बॉन्ड बना करके जुड़ता है। तो इस तरीके से पूरा न्यूक्लियोटाइड बनता है। चलिए अब आगे डीएनए के बारे में पढ़ते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड के बारे में हो गया। न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, प्यूरिन पिरिमिडिन क्या होते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और डीएनए को पढ़ लेते हैं। ये डीएनए की स्ट्रक्चर है, मैं जल्दी से ड्रॉ भी कर देती हूँ एक डीएनए। कुछ इस तरीके से डीएनए की स्ट्रक्चर होती है, सभी ने बनाया होगा ये। तो डीएनए को जो सबसे पहले है वो मिस्चर ने देखा था और डीएनए नाम जेकेरिस ने दिया। इसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हम ये यही वाला है कि डीएनए को किसने खोजा, तो वो मिस्चर आ जाएगा। इसके बाद डीएनए में क्या क्या होता है, जो हमने न्यूक्लिक एसिड पढ़ा था उसमें से पेंटोज शुगर होता है, डीऑक्सीराइबोज, और जो नाइट्रोजन बेस होते हैं एटीजीसी यानी एडिनिन थाइमिन ग्वानिन और साइटोसिन, ये वाले नाइट्रोजन बेस होते हैं। इसके बाद विल्किन और फ्रैंकलिन ने क्रिस्टलोग्राफी की सहायता से डीएनए का जो है वो डीएनए को स्टडी किया था। इसके आधार पर वॉटसन और क्रिक, ये काफ़ी फेमस मॉडल है डीएनए का, वॉटसन और क्रिक मॉडल। 1953 में डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का वॉटसन और क्रिक ने दिया था, जिसके लिए इन्हें 1962 में नोबेल प्राइज़ मिला था। ये भी इम्पोर्टेंट याद रखने लायक है। इसके बाद देखते हैं कि मतलब डीएनए का ये जो मॉडल होता है, डीएनए में क्या क्या होता है, किस तरीके से डीएनए में सारी स्ट्रक्चर आपस में जुड़ी हुई होती हैं और डीएनए की स्ट्रक्चर होती कैसी है। तो डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं। दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे की पूरक होती हैं, प्रति समानांतर होती हैं। फास्फोडाइएस्टर बंध की दिशा दोनों श्रृंखलाओं में विपरीत होती है। एक सेकंड ऊपर देख लेते हैं। एक श्रृंखला में यदि फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड की डायरेक्शन 3 to 5 है तो दूसरी में 5 to 3 होगी। तो ये है यहाँ पे, इसमें अच्छे से दे रखा है। तो ये हमारा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। तो इसमें बॉन्ड की जो दिशा आप देख सकते हैं 5 से 3 डायरेक्शन में चल रहा है। यहाँ पे ये वाला जो है यहाँ पे 5 से 3, नीचे 3 आ जाएगा। और यहाँ से जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है वो 3 से शुरू होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे से मतलब पूरक होते हैं। 5 से 3 और 3 से 5, इस तरीके से दोनों श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी हुई होती हैं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। 5 से 3 और 3 से 5 डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती हैं। जो दो न्यूक्लियोटाइड की जो दोनों चेन्स होती हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो नाइट्रोजनस बेस के बीच में पाया जाता है। नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन और पिरिमिडिन होते हैं, जिसमें मतलब एडिनिन थाइमिन से जुड़ता है और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है। तो जो एडिनिन और थाइमिन होते हैं वो डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड पाया जाता है। और वहीं ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है डीएनए का, हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एक डीएनए अणु में एक प्यूरिन हमेशा एक पिरिमिडिन के साथ युग्मन करता है, जिसके कारण डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं के मध्य दूरी हमेशा नियत रहती है। क्योंकि एक प्यूरिन और एक पिरिमिडिन जुड़ता है तो क्रमश यानी कि एक बार डबल बॉन्ड एक बार ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से चलता रहता है। तो श्रृंखलाओं के मध्य जो दूरी होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है।
डीएनए में द्विकुंडलीय संरचना में एक क्षार युग्म के ऊपर दूसरे क्षार युग्म स्थित होते हैं। यह हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा डीएनए को स्टेबिलिटी भी प्रदान करता है। इसके बाद चोरग्रोफ का तुल्यांकी नियम है, काफ़ी फेमस रूल है ये, चोरग्रोफ का एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इसमें क्या है, जैसा कि हमने पढ़ा है, प्यूरिन जो होता है वो होता है A+G, और जो पिरीमिडिन होता है वो होता है T+C। तो प्यूरिन और जो पिरीमिडिन की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो इक्वल रहती है, यानी जितना प्यूरिन है उतना ही पिरीमिडिन होगा। जब इन्हें भाग देते हैं तो इनका मान नियत रहता है, यानी 1 आता है। यानी प्यूरिन और पिरीमिडिन की जो टोटल क्वांटिटी होती है वो दोनों की सेम ही रहती है प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में। तो ये रूल है, यहाँ पे देख सकते हैं A+G/T+C बराबर 1। तो यही चोरग्रोफ का तुल्यांकी नियम हमें बताता है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए में प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड की कुल मात्रा पिरीमिडिन न्यूक्लियोटाइड की कुल मात्रा के बराबर होती है। तो ये था चोरग्रोफ का नियम। इसके बाद बेस रेशियो यानी एडेनिन और थायमिन का रेशियो प्लस जो दूसरा होता है ग्वानिन साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड वाला, उसका रेशियो, अगर ए और टी मतलब A+T/G+C, उसके बाद जो है इसका मान निकल के आता है रेशियो का, ऊपर AT बॉन्ड आता है और नीचे GC बॉन्ड आता है। यदि ए और टी की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो AT टाइप डीएनए कहलाता है, और यदि AT की मात्रा ज़्यादा है तो बेस रेशियो भी 1 से ज़्यादा ही निकल करके आएगा। और इस प्रकार का जो डीएनए होता है यानी AT टाइप डीएनए, ये यूकेरियोटिक डीएनए कहलाता है। और ऐसा डीएनए जिसमें GC की मात्रा ज़्यादा होती है तो इसमें बेस रेशियो होता है वो 1 से भी कम होता है, और ये वाला जो डीएनए होता है वो यूकेरियोटिक डीएनए कहलाता है। और प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है GC डीएनए, जिसमें ग्वानिन साइटोसिन की मात्रा ज़्यादा होती है। और AT डीएनए यूकेरियोटिक और GC डीएनए प्रोकैरियोटिक डीएनए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आगे ये डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट दिया है, जो कि ग्वानिन और साइटोसिन की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। GC की मात्रा ज़्यादा होने पर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद डीएनए कुछ टेक्सोनोमी है यहाँ पे। डीएनए डीनेचुरेशन क्या होता है, जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हाई टेम्परेचर पर रखा जाता है तो दोनों श्रृंखलाओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं और जो चेन्स होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं, यानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है। इसे डीएनए का डीनेचुरेशन कहा जाता है। और रीनेचुरेशन, जब इस प्रकार का डीनेचुर जो डीएनए होता है जिसमें दोनों चेन अलग अलग होती हैं, तो इसे जब नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा जाता है तो दोनों श्रृंखलाओं के मध्य फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लग जाता है, और जो नॉर्मल डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो अपनी फॉर्म में आ जाता है। इसे डीएनए रीनेचुरेशन कहा जाता है। डीनेचुरेशन डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, और डीएनए रीनेचुरेशन यानी कि सिंगल से फिर से डबल स्टैंडर्ड डीएनए का बनना रीनेचुरेशन कहलाता है। इसके बाद डीएनए की 2 स्ट्रैंड होती हैं। 2 स्ट्रैंड में से केवल एक ही ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेती है, जिसे एंटीसेंस स्ट्रैंड या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड जो है, या फिर टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये प्रोटीन सिंथेसिस में आगे आता है। तो जो स्ट्रैंड इसमें भाग लेती है उसे एंटीसेंस, नॉन कोडिंग या फिर टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है, और जो अनुलेखन में भाग नहीं लेती है उसे सेंस स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड बोला जाता है। अब पढ़ते हैं। ये बीच में रह गया हाइपरक्रोमेसिटी या हाइपोक्रोमेसिटी। जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए को गर्म करके यानी सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया जाता है तो ये है डीएनए ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसे हाइपरक्रोमेसिटी कहते हैं। यानी कि जब सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म होती है डीएनए की तो वो लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है, और इसे हाइपरक्रोमेसिटी बोलते हैं। और हाइपोक्रोमेसिटी इसका उल्टा हो जाएगा, यानी जब डीएनए को ठंडा किया जाता है और ये डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है तो इसकी लाइट एब्जॉर्ब करने की जो होती है वो कम हो जाती है, क्षमता कैपेसिटी कम हो जाती है लाइट एब्जॉर्प्शन की, तो इसे हाइपोक्रोमेसिटी बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद डीएनए अणु का विन्यास दे रखा है।
डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें किस प्रकार से बॉन्ड बनते हैं और जो सारा विन्यास है वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं हेलिकली कोइल्ड होती हैं, सीढ़ी नुमा कुंडलित होती हैं। जो साइड वाला पार्ट होता है यानी जो जो खड़े हुए पार्ट होते हैं, जिन्हें रीड रीड भी सकते हैं एक तरीके से, तो वो फॉस्फेट और शुगर की बनी होती हैं। और जो स्टेप्स होते हैं बीच में जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से मतलब बने हुए होते हैं, स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे जो होते हैं ये स्टेप्स होते हैं और ये जो होते हैं ये सीढ़ी नुमा, एक सेकेंड, ये फॉस्फेट और शुगर के बने हुए होते हैं। और जो स्टेप्स होते हैं वो नाइट्रोजन बेस से बने होते हैं। और दो क्रमागत पदों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इस प्रकार का कुछ डीएनए होता है और इसमें ये दो नाइट्रोजन क्षार होते हैं और इन दोनों के बीच की यहाँ की ये जो दूरी होती है ये 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और इस प्रकार का जो एक कुंडलन होता है उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। जब मतलब यहाँ से शुरू होकर के जब डीएनए अपना कुंडल पूरा करता है, यहाँ से स्टार्ट होके ये वापस यहाँ पे आ जाता है, तो इसका एक कुंडलन पूरा हो जाता है और इसकी जो टोटल दूरी होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और इसके बीच में 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ये यहाँ पे 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं और प्रत्येक दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी जो होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दोनों श्रृंखलाएं प्रति समानांतर ध्रुवणता रखती हैं। ये हमने पढ़ाई था कि यदि एक की पोलैरिटी 5 से 3 है तो दूसरे की पोलैरिटी 3 to 5 होगी। डीएनए अणु का व्यास अर्थात दोनों श्रृंखलाओं के फॉस्फेट के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होती है। एक सेकेंड मैं पीछे दिखा देती हूँ। डीएनए का व्यास यानी कि जो डीएनए का व्यास यही होगा जब क्योंकि अधिकतर दूरी पर जो समूह है वो फॉस्फेट समूह है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी यानी इस फॉस्फेट से इसकी दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होती है और यही डीएनए का व्यास होता है, एक फॉस्फेट समूह से दूसरे फॉस्फेट समूह के बीच की दूरी। और जो दो सुगर समूह होते हैं यानी एक सुगर से दूसरे सुगर के बीच की दूरी यहाँ पे है, ये 11.1 एंगस्ट्रॉम होती है। चलिए इसके आगे का देखते हैं। दो श्रृंखलाओं में शर्करा के बीच की दूरी 11.1 एंगस्ट्रॉम होती है। नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य स्थित हाइड्रोजन बॉन्ड की लंबाई 2.8 से 3.0 एंगस्ट्रॉम होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, A डबल बॉन्ड T और G ट्रिपल बॉन्ड C। तो ये जो दूरी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की ये 2.8 से 3.0 एंगस्ट्रॉम इतनी होती है। डीएनए अणु का भार जो होता है वो 10⁶ से 10⁹ डाल्टन होता है। इसके बाद ये बाकी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, आप खुद से पढ़ लेना, याद रख लेना, बस काफ़ी है। गुणसूत्रों में डीएनए रेखीय होता है लेकिन प्रोकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में डीएनए सर्कुलर होता है। इतना याद रखना है कि जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें जो डीएनए होता है वो लीनियर फॉर्म में होता है, बाकी प्रोकैरियोट माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट इनका जो डीएनए होता है वो सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता है। तो 5×174 बैक्टीरियोफेज में सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना, जिसे सिंचिमर ने खोजा था। इसके अलावा G4 ये सारे भी बैक्टीरियोफेज हैं, G4S13 M13F1 तथा FD बैक्टीरियोफेज में सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ये आप 5×174 बैक्टीरियोफेज का याद रख सकते हैं, इतना काफ़ी है। इसके बाद डीएनए का जो कुंडलन होता है यानी उसकी जो कोयलिंग की नेचर होती है, राइट हैंडेड है या फिर लेफ्ट हैंडेड है, उसके आधार पर ये 2 टाइप का होता है, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड। तो जो वॉटसन और क्रिक का जो डबल हेलिकल मॉडल था, उन्होंने जिस डीएनए की स्ट्रक्चर को समझाया था वो वाला राइट हैंडेड डीएनए था, जिसके बारे में अभी हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो डीएनए के डिफरेंट टाइप का डीएनए यहाँ पे लिखा हुआ है। डीएनए का टाइप A टाइप डीएनए, B टाइप, C टाइप और D टाइप।
तो अभी जो हमने पढ़ा है वो बी टाइप डीएनए है। इसमें देखिए हेलिक्स की लंबाई जो कि हमने पढ़ी है 34 एंगस्ट्रोम होती है। नाइट्रोजन बेस की संख्या 10 होते हैं, यानी एक कुंडलन में 10 जोड़े न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन क्षार के पाए जाते हैं। और दो युग्मों के बीच की दूरी, यानी जो दो नाइट्रोजन बेस होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है वो 3.4 एंगस्ट्रोम होती है। और जो व्यास होता है, यानी एक फॉस्फेट समूह से दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के फॉस्फेट समूह के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रोम होती है। इसके बाद आता है दूसरा जो डीएनए का टाइप होता है वो होता है लेफ्ट हैंडेड डीएनए। तो इसमें इम्पोर्टेंट है कि इसका एग्जाम्पल है जेड डीएनए। लेफ्ट हैंडेड डीएनए का एग्जाम्पल जेड डीएनए याद रखना है। और इसकी खोज रिच ने की थी, ये भी याद रखना है। और इसमें फॉस्फेट शर्करा की जिगजैग स्ट्रक्चर होती है। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि लेफ्ट हैंडेड डीएनए का टाइप या फिर इसकी खोज किसने की थी। बाकी अदर चीज़ें भी आप याद रख सकते हैं, जैसे हेलिक्स की लंबाई है 45.6 एंगस्ट्रॉम और न्यूक्लियोटाइड की संख्या 12 होती है इसमें। और इसका जो व्यास होता है वो 18.4 एंगस्ट्रॉम और दो बेस के बीच की दूरी, ये जब हेलिक्स की जो टोटल लंबाई होती है उसमें जितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनसे डिवाइड करते हैं तो दो क्षार के युग्म के बीच की दूरी आ जाती है जो कि 3.75 एंगस्ट्रोम होती है। इसके बाद जो है पैलिंड्रोमिक डीएनए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पैलिंड्रोमिक डीएनए क्या होता है। तो पैलिंड्रोमिक डीएनए मतलब जब हम नाइट्रोजन बेस पढ़ते हैं तो इसमें न्यूक्लियोटाइड का जो क्रम होता है, जब एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ जाते हैं तो वो दोनों सिरों से समान होता है। यानी इस तरफ से अगर हम जाते हैं तो ये एक सेकेंड, इस तरफ से अगर हम देखते हैं तो CCGGTA और इस तरीके से दोनों सिरों से समान होता है न्यूक्लियोटाइड का। साइटोसिन ग्वानिन थायमिन एडिनिन साइटोसिन, तो इस प्रकार का जो डीएनए होता है जो कि दोनों सिरों से समान होता है उसे पैलियंड्रोमिक डीएनए कहते हैं। जब एग्ज़ाम में इसका आता है तो इसकी स्ट्रक्चर देख करके भी हम पहचान सकते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड का क्रम होता है उसे देखकर इसे आसानी से पहचाना जा सकता है कि ये पैलियंड्रोमिक डीएनए है कि नहीं है। तो ये था आज का टॉपिक न्यूक्लिक एसिड और डीएनए का। कल का जो टॉपिक होगा वो डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में होगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। वैसे तो डीएनए और न्यूक्लिक एसिड बायोलॉजी के स्टूडेंट रहते हैं, ज़्यादातर को याद होता ही है, बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम तक याद रखनी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इसमें याद रखना ही है, बाकी समझने जैसा तो कुछ था भी नहीं। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास, आप लोग बता सकते हैं और मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।